बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, साबिक डीजी FIA बशीर मेमन की तरफ से कुछ इंकशाफात किए गए हैं, बल्कि इस तरह से कहूँ कि होशरबा इंकशाफात किए गए हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस में कुछ मुलाकातें होती रही हैं और उन पर दबाव डाला जाता रहा है अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई के लिए। और भी उन्होंने इस पैराग्राफ में बहुत सी बातें की हैं। इसी से आज गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर पाकिस्तान के नाम पर दानिश्वर कालम नगार तजियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, कैसे देख रहे हैं बशीर मेमन के इल्जामात है जो ये किस जानिब जा रहे हैं? देखें, ये बहुत कम हुआ है कि इतने अहम ओहदे पर सरकारी मुलाजिम है जो कि खास तौर पर एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी जिसको हासिल है, उसने खला ये कहा कि मुझे हुकूमत बुला के ये कहती है कि केस बनाओ अपोजिशन के खिलाफ और इस नौयत के केस बनाओ। जब उनसे कहा गया कि इस तरह नहीं हम पकड़ सकते कि जिस तरह आप चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान क्या करता है, जिसको चाहता है पकड़ लेता है, पकड़ के अंदर कर देता है, ऐसी तैसी कर देता है। तो उन्हें बताया होगा कि भाई वो शहजादा है, आप शहजादे नहीं हैं, आप फलसफी तो हो सकते हैं और रोज फलसफा चाहते हैं कि मैंने मेरे फलसफे के मुताबिक जिंदगी यूं है और वो है, यूं नहीं है, यूं है। तो भाई आप वो अगर वो फलसफी होंगे तो होंगे शहजादे नहीं। और शहजादों के यहाँ जो तरीकाकार होता है वो अलग होता है, उन मुल्कों का निज़ाम अलग होता है। बशीर मेमन साहब ने जो इंकशाफत की है वो तो होशरबा है बिल्कुल। उनका कहना है कि मुझे कह के कहा गया कि फलां खिलाफ मुकदमा बनाओ, फलां के खिलाफ बनाओ। मैंने कहा बन नहीं सकता, तो उन्होंने कहा कि पकड़ लो पहले फिर देखा जाएगा। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तजियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने। जी जी, इफ्तिखार साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी इफ्तिखार साहब, कैसे देख रहे हैं बशीर मेमन के इंटरव्यू को आप? सर, ये आवाज का हमारी थोड़ी सी आवाज बढ़वा दे। जहां तक बशीर मेमन का इंटरव्यू है, वो एक ऐसा सच है जिसको हम हजम नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ ये सवाल भी उठता है कि ऐसा सच लोगों को अपनी रिटायरमेंट के बाद क्यों याद आता है। तो उसका जवाब ये है कि जब आप नौकरी करते हैं तो उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उसकी बिना पर या तो आप रोज ही इस्तीफा देके घर बैठ जाएं और या आप अपनी नौकरी पूरी कर लें। लेकिन इन्होंने तो मुलाजमत में रहते हुए ये बात क्या दी थी? नहीं, वो मैं वही कहने को ना, इस पर डिबेट चल रही है ना अभी। आप देख नहीं रहे जो उनके मुखालिफ ग्रुप है बशीर मेमन का पाकिस्तान में जो पैदा किया गया है, हर सही चीज के लिए पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ग्रुप पैदा किए गए हैं कि हर उस आदमी को गाली दो जो कोई बात सच्ची कह रहा है या ऐसी बात कह रहा है जो उनकी बातों से मुतसादिम है। ठीक है, ये बशीर मेमन के साथ आज हो रहा है। बशीर मेमन का मैंने वाकया मुझे शायद खाकानबासी के हवाले से याद है कि बशीर मेमन को शायद खाकानबासी ने बुला के कराची के कैबिनेट के बारे में कहा, जो बिजनेसमैन है, कि उसका जो केस तुम्हारे पास है उसमें उससे कुछ रियायत करो कि हमारी कुछ सियासी जरूरियात होती हैं। तो बशीर मेमन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शायद खाकानबासी को कहा कि आपकी जरूरियात अपनी जगह, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ मैं कानून के दायरे में रह के कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग होते हैं, ये नहीं कि कोई बात है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो अब बशीर मेमन ने जो बातें कह दी हैं, जितना बड़ी चार्जशीट बशीर मेमन ने लगाई है प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, नॉट प्राइम मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, उसमें होने वाले कंडक्ट पे, उसमें होने वाले बिजनेस पे, उसमें मौजूद जो अफसरान हैं वो किस तरीके से मामला को चला रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से एक मुख्तसरा ग्रुप प्राइम मिनिस्टर को घेर में लेके बैठा हुआ है, ये बातें उसने एक्सपोज की हैं और हम सबको समझनी चाहिए ये क्या हो रहा है। ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें क्या बताती हैं कि स्टेट नाम की कोई चीज मुल्क में वजूद ही नहीं सकती। सर, बात ये स्टेट तो मैं 20 मरतबा कह चुका हूँ, गवर्नेंस नाम की चीज तो काफी अर्सा हो गया, खत्म होती जा रही है। हर आने वाले दिन में गवर्नेंस खा वो सूबों में है खा वो वफाक में है, वो खत्म होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि हम शायद फैसला कर बैठे हैं कि इसको एक बनाना रिपब्लिक बनाना है। बनाना रिपब्लिक क्या होती है? रिपब्लिक तो होती है लेकिन उसका निज़ाम नहीं चल रहा होता है। इस तरह की अब शहजाद अकबर साहब टेलीविजन पे बैठ के, सरकार के टेलीविजन पे बैठ के सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए एक शख्स को नोटिस दे रहे हैं, या तो छोड़ देना शहजाद अकबर साहब ये ओहदा और आके उनके साथ केस चले और जाके अदालतों में मसले को भुगताएं। एक वो साहब है, वो 3 दफा उन्होंने इस्तीफा दिया अपनी वजारत से एक केस लड़ने के लिए। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। ये मजाक तो नहीं है कि मैं आज मिनिस्टर हूँ, मैं सुबह आपके खिलाफ एक केस में पेश हो जाऊंगा, मैं इस्तीफा देके जा रहा हूँ, फिर मैं आके उठा लूँ, फिर मैं इस्तीफा देके जाऊंगा। ये मजाक इस मुल्क में हो रहा है
और इसी मजाक की बिना पे मैंने ये फिक्रा पहली दफा इस्तेमाल किया कि मुझे लग रहा है कि बनाना रिपब्लिक बनती जा रही है। ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये है कि जो उनको दबाव जिस तरह डाला जा रहा था और उनको कहा जा रहा था कि यूं केस बनाओ और फलां के खिलाफ बनाओ, उससे तो लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। सर मैंने यही कहना है कि ये बहुत जबरदस्त केस है बशीर मेमन का। अगर गौर से हम इसको स्टडी करें, इट इज नॉट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, इट इज अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर हाउस, जहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठता, प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल स्टाफ बैठता है। वहाँ पे लोग वो इम्पोर्टेंट लोग जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब समझे जाते हैं, उस प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस है उसमें बैठते हैं। माजी में भी ऐसा होता है। इससे साबित होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस एक खास पॉलिटिकल पार्टी के, खास पॉलिटिकल जमातों के खिलाफ, अफराद के खिलाफ बिल्कुल विक्टिमाइजेशन का एक ऐसा गढ़ बन चुका है। यहाँ पे फैसला होता है कमरे में, दूसरे कमरे के अंदर दूसरा आदमी साथ चला जाता है, तीसरा आदमी प्राइम मिनिस्टर के कान भर देता है और अल्लाह खैर। ये सीरियस मामला है। इससे किसी को नोटिस हत्या इज्जत का देने का जो है ना दावा अपना डेफर्मेशन ऑर्डिनेंस के तहत, वो कोई चीज नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। सवाल ये हो क्या रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। शहजाद अकबर शुड रिजाइन, दिस मैन जो है मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट शुड रिजाइन करके ये एट पार आए, उसके बशीर मेमन के पार पे आ जाए, क्योंकि इस वक्त उनके पास गवर्नमेंट के अख्तियारात हैं, वसाइल हैं, टीवी है, ऑफिस हैं, उनकी गुडविल है, उसको एक तरफ रखे ना और आके मेमन को चैलेंज कर दें। अब देखें ना, अगर वो अपने कागजात ही बदलवाने चाहते हैं, मुझे तो शक पड़ रहा है कि जो मेमन वहां पे गया उस दिन की जो उसकी एंट्री है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ये तो उस कागजात को भी गायब कर देंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है, फिर क्या करेंगे? देखिए जी, ये तो एक मसला तो ये पैदा हो जाता है ना जी। दूसरी तरफ ये है कि बशीर मेमन साहब जब बात करते हैं तो नतीजे के तौर पर मसलन शहजाद अकबर पे इल्जाम आता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के बिहाफ पर वो ये गड़बड़ कर रहे हैं। फरोग सीन पे आता है कि इस्तीफा देते हैं, फिर आके मुकदमा लड़ते हैं, फिर इस्तीफा देते हैं, फिर मुकदमा लड़ते हैं कि 2-3 लोगों के खिलाफ, एक अटॉर्नी जनरल थे, उनके बारे में भी ये राय पैदा होती थी। रिजल्ट ये निकला है कि अब जबकि ये बात हो रही है जहांगीर तरीन के हवाले से कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए, तो ये कहा गया कि अली जफर निगरानी करेंगे, शहजाद अकबर नहीं करेंगे। ये छोटी बात नहीं है, ये पार्टी का अपना वर्डिक्ट है एक बंदे के बारे में, कि उनको इतबार ही नहीं है कि वो शहजाद अकबर जो है वो जस्टिस डिलीवर कर सकती है। क्या ख्याल है आपका? सर ये बात आपने बहुत बारीक कही और बहुत अच्छी कही है, और ये मेरे लिए एक सोच के नए पहलू खोलेगी, और आपने बहुत गौर से इस बात को सोचा होगा और कहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो लेकिन सर शहजाद अकबर साहब हैं कौन, क्या हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या पॉलिटिकल कमिटमेंट है, किस सियासी नजरिए से ताल्लुक है, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अच्छे थे या बुरे थे, उनके साथ जो लोग थे उनके बारे में सब जानते थे, इनकी सियासी सोच क्या है, नजरिया क्या है, कहाँ से आए हैं, माजी क्या है, आइंदा ये कहाँ होंगे, ये बातें काफी जो होती हैं ये लोगों के इल्म में थी। इस आदमी के बारे में मैं तो खुदा की कसम कुछ नहीं जानता था कि मैं सहाफत के अंदर इतने साल रहा हूँ। मैंने तो पहली दफा इनका नाम सुना कि ड्रोन अटैक के हवाले से एक दरखास्त लेके गए और इन्होंने 2 आदमी वहां से ढूंढे, उनको दरखास्त गुजार बनाया। मुझे तो ये तब पहली दफा नजर आए इस एरिया के अंदर। फिर ये कैसे वहां पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंच गए? वो कहते हैं मुझे उन्होंने जो डेफर्मेशन का केस दिया है या डेफर्मेशन का जो नोटिस दिया है उसमें ये बड़े तंतने से कहा है कि मुझे सदर पाकिस्तान ने ये ओहदा दिया है। भाई सदर पाकिस्तान कौन है ऐसे लोगों को ओहदा देने वाले? ये किसी के जाती ओहदे तो नहीं है। ये तो मतलब है कि किसी को जाती रियासत तो नहीं है कि मैं अगर सदर पाकिस्तान बन जाऊं तो मैं अपनी मनमानी के लोगों को ओहदे देता रहूं और उनको लाके इन्वॉल्व कर दूं पाकिस्तान के मामलात में। तो मेरा तो मुतालबा यही है कि शहजाद अकबर साहब शुड रिजाइन, क्योंकि मैंने इसको कल टीवी पे देखा आगे, वो टीवी को इस्तेमाल कर रहे हैं, पीटीवी को, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जो प्लेटफॉर्म उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर अगर ऐसे उन्होंने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है फिर उनका कोई हक नहीं है किसी पर इल्जाम लगाने का। आपको क्या लगता है कि ये केस कहां तक जाएगा? क्योंकि ये तो सारे एक्सपोज करके रख दिया हुकूमत की कारगुजारी को, सब कुछ सर। ये मैं साहब आपसे कहूँ कि मुझे ये एहसास हो रहा है राइटली या रॉन्गली, हम एक अर्ली इलेक्शन की तरफ गामजन है। अब वो अर्ली इलेक्शन कौमी असेंबली की सतह पे होता है या पूरे मुल्क में होता है, ये बात अभी इसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा।
जो मैं तजिया करता हूँ, जो मैं चीज़ों को इकट्ठा करता हूँ, मैं जोड़ता हूँ जब यकसा में, तो मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि देखा जंगी तरीन ने जो हरकत की है, अब जंगी तरीन के आदमी बढ़ेंगे नहीं, ये जंगी तरीन की स्ट्रेंथ है जिसका उसने इजहार कर दिया। लेकिन इस स्ट्रेंथ में पूरी की पूरी इस पार्लियामानी निज़ाम को सामने रखते हुए डेथ है पीटीआई की मरकज में और पंजाब में पॉलिटिकली, पार्लियामानी तौर पे। तो अगर मेरा जैसा जहर आदमी ये समझता है तो साफ ज़्यादा है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी तो सारी चीज़ को समझ रहा है ना। मेरे सामने तो सिर्फ एक हकीकत है ना, उसके पास तो ISI की रिपोर्ट है, MI की रिपोर्ट है, IB की रिपोर्ट है, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है, उसके पास तो तमाम रिपोर्टें, उसको पता है कि वो खुद कहाँ पे खड़े हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर जो पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं, कभी कराची में होते हैं, कभी कोयटे में होते हैं, कभी लाहौर में होते हैं, कभी मुल्तान में होते हैं, ये भी माने खेज है। कहीं 10 अरब दे रहे हैं, कभी 4 अरब दे रहे हैं, किसी को 5 अरब दे रहे हैं। तो ये नॉर्मली ये उस वक्त में होता है जब जाने का जमाना होता है, या जब जी का जाना ठहर गया वाला मामला होता है। देखिए, वो अब तो कुछ अदालतें भी लगता है कि तंग आ चुकी हैं, वो भी ऐसे फैसले कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये जो इतने बंदे आपने रखे हुए हैं, इनको पब्लिक सर्विस कमीशन से लाओ, प्रॉपर तरीके से इनकी अपॉइंटमेंट कराओ। आप क्यों इनको ऐसे अपॉइंटमेंट करके भर्ती कर देते हो? यानी जो तकर्रियां इन अहम ओहदों पे हुई हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे कहते हैं, उसके बारे में अब ये राय बनती जा रही है कि उसके बारे में दोबारा सोचा जाए और गौर किया जाए कि कैसे लेके उसको आगे चलना चाहिए। नहीं सर, ये बहुत अच्छी बात है। हमने बहुत देर कर दी यहाँ पे, बहुत देर कर दी। देखिए, मैं मेरा तो हमेशा से एक मौकफ है कि अगर एक जगह पे अच्छा सेशन जज हो, अच्छा DPO हो और अच्छा DC हो, आप यकीन करें उस ईमानदार हों और कानून के मुताबिक चलना चाहते हो और लोगों को डिलीवर करना चाहते हो, तो बेशक भी आप यकीन करें कि ये जो ख्वाब मैं देखता हूँ, इसका फायदा वहाँ पे रहने वाले जो लाखों करोड़ लोग होते हैं उनको हो सकता है। इसलिए अगर अदालतों का एहसास हो गया कि यहाँ पे बहुत गलत चीजें हो रही है, तो अदालतों ने जो रवैया अख्तियार किया अच्छा है। आज लाहौर में जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उन्होंने जो एक जगह पे एक मुकदमे में जिन ख्यालात का इजहार किया है, वो इंतहाई काबिल तारीफ है। लेकिन सवाल है कि क्या इससे माजी में कुछ नहीं होता रहा यहाँ पे खराब? क्या माजी में अदालतों के खुद फैसलों को अपने हक में इस्तेमाल नहीं किया इन लोगों ने जो ताकतवर हैं? ये सारी डिबेट अब शुरू तो हुई है, दुआ करें कि इसका अंजाम अच्छा हो। और ये डिबेट जो है, ये सारे जो हमारे रियासत के जो पिलर्स होते हैं उसके दरमियान एक नया डायलॉग है। अल्लाह जाने इस डायलॉग में अदलिया जीतती है, पार्लियामेंट तो बिल्कुल ना अहल है, पार्लियामेंट कुछ भी नहीं कर रही, ना पार्लियामेंट मीट करती है, ना पार्लियामेंट में चीजें ज़ेर बहस आ रही हैं। फिर ये पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान ये चीज चल रही है, देखते हैं क्या होता है। क्या पार्लियामेंट जीतती है या अदलिया एक पार्लियामेंट का रोल अदा करती है, ये देखना होगा। खास देखो, अदलिया भी जाग उठी है। काजी फाइज इसाक के केस ने बहुत सी बातें खोल के रख दी हैं। बशीर मेमन की इस पूरे बयान से, इंटरव्यू से ये अंदाजा होता है कि वो लोग जो कि सरकारी मुलाजमत में होने के बावजूद वो कठपुतली बनने को तैयार नहीं है। ये क्या इशारा है? क्या हम किसी खास सम चाह रहे हैं? कोई इनकलाब आ रहा है? क्या हो रहा है? ये सब काश इंकलाब आपकी बड़ी जिंदगी में आ जाए। हमें तो बड़ी खुशी होगी अगर इस इंकलाब का फायदा आवाम को होता है, उनकी गुर्बत के खात्मे के लिए तजावीज आती हैं। पर अभी इन्होंने 2000 रुपया मिनिमम वेज बढ़ाई है। मुझे बताएं, 2000 रुपया मिनिमम वेज बढ़ा के हम बड़े खुश हो रहे हैं कि एक बहुत मिलती भी नहीं है मजदूर को। ऐसे कारखानदार हैं जो आपको पूरी वेज भी नहीं देते, तो रियासत उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही। रियासत तो खुद एक खिलौना बन गई है। मैं समझता हूँ अगर कोई तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं तो मैं तो दुआ करूंगा वो तब्दीली आपकी और मेरी जिंदगी में आए और हम देख सकें कि जो पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने कंसीव किया था, जिस मकसद की खातर दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई थी उस जमाने में, उसके नताइज 73 साल के बाद अगर आ जाएं पॉजिटिव, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा। इफ्तिखार साहब, आपने बहुत तफसील के साथ हमारी रहनुमाई की इन मसाइल पर। यह बात तय है कि जिस तरह अदलिया भी जागी है और जिस तरह पुराने ऑफिसर जो हैं वो सच बोलना शुरू कर रहे हैं, ये इस बात की अलामत है कि हुकूमत में या तो तब्दीली आएगी या इंतखाबात का वक्त आने वाला है। यही कहा जा सकता है इसके बारे में। बहुत शुक्रिया आपका जी। सजाद भी साहब, आप जाती तौर पर क्या देखते हैं कि जो इंकशाफात हुए हैं, इसका जमहूरी अमल पर या मुल्की सियासत पर कोई असर पड़ता देख रहे हैं आप? पड़ता नजर आ रहा है। अच्छा, फिर एक और ऐसा नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। वसीम जब रिटायर होने वाले थे बशीर मेमन, तो रिटायर होने से चंद दिन पहले इन्होंने इस तरह के बयान दिए थे। शायद हुकूमत ने इसको गोल कर दिया
अब देखते ना, उनको कहते हैं कि शाह मोहम्मद बिन सलमान जिसको चाहता है पकड़ लेता है। तो मैंने कहा कि वो तो शहजादा है और आप फलसफी हैं। सही। और फलसफी किंग जो होता है अफलातून के जमाने से जिसको हम सुन रहे हैं, उसके मैयार कभी पूरा नहीं उतरते। अच्छा मीर साहब, मैं आपसे एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा जी हुकूमत है इसी, यानी कि जो उन्होंने बातें की है बशीर मेमन साहब, उन्होंने कहा कि जी अपोजिशन पर और फिर मरियम पर भी है वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहती थी और दहशतगर्दी का, और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह उनका नाम भी लिया, शहबाज शरीफ, इन पर भी यानी कि कार्रवाई करना चाहती थी हुकूमत, जो प्रेशर डाला जाता है, दबाव। इसी पर गुफ्तगू करते हैं, यानी कि बशीर मेमन ने जो होशरबा इंकशाफात किए, PMLN के रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी जी निसार चीमा साहब, सलाम अलैकुम। मीर साहब आप खैरियत से हैं जी? अल्लाह का शुक्र जी। निसार चीमा साहब, ये क्या बशीर मेमन साहब ने जितने किए इंकशाफात, इससे क्या नजर आता है? हुकूमत कैसे चल रही है, ये कैसे चलाई जा रही है ये हुकूमत? मीर साहब, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि एक तो ये ज़हन में रखिए कि बशीर मेमन साहब एक नेक नाम अफसर हैं, दयानतदार और बासूल अफसर हैं, और जहाँ भी रहे हैं उन्होंने उनकी बड़ी अच्छी शोहरत रही है जी, दयानतदारी और रसूल पसंदी के हवाले से। दूसरी बात जो है वो ये कि जब वो इल्जाम लगा रहे हैं, उनका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है। ये इल्जाम को मुस्लिम लीग नून नहीं लगा रही, पीपल्स पार्टी नहीं लगा रही, PDM की तरफ से नहीं है, ये एक नेक नाम रिटायर्ड सरकारी अफसर की तरफ से है, जिसको ये है कि बेजा उस पर प्रेशर डाला गया। और प्रेशर डालने वाले कौन लोग थे? 4 अफराद जिनका उन्होंने नाम लिया है कि वजीर आजम इमरान खान साहब, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, शहजाद अकबर साहब और फरोग नसीम साहब। अब हालत ये है मीर साहब, मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको याद है कि यूसुफ गिलानी साहब को वजारत उज़्मा से इस बिना पर हटाया गया कि उन्होंने अदालत का हुक्म मानने से इनकार किया और उन्होंने अदालत के हुक्म के मुताबिक लेटर नहीं लिखा, यानी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। अब यह है कि उसके बाद आपको याद है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जब कोई चीज ना मिली, कोई ठोस मवाद ना मिला, तो एक बिल्कुल मज़का खेज सी बुनियाद बनाई गई अकामा की बुनियाद पे, और कहा गया कि जी जो तनख्वाह उन्होंने अपने बेटे से लेनी थी उसका इंदराज नहीं हुआ। अंदाजा फरमा ले, एक मज़का खेज सा इल्जाम। अब ये जो इल्जाम है इमरान खान साहब पे, ये इन दोनों साबिक वज़राए आज़म की निस्बत बहुत ज्यादा संगीन इल्जाम है। इसमें देखिए कि ये तौहीन अदालत भी है, आइन शिकनी भी है। ये कि ये एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मनसूबाबंदी हो रही है, साजिश हो रही है, और उसके खिलाफ केस बनाने की कोशिश हो रही है, और मुल्क के इदारों को FIA जैसा इदारा जो उसको मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए जी आइन शिकनी भी है, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अगर कोई बात हो तो वो जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक मजाज इदारा है, उसमें यह है कि FIA को घसीटना और फिर यह है कि इस तरह उसके सरबराह को प्रेशराइज करना। देखिए गुजारिश ये है कि अगर ये इस तरह का मामला है कि इसके ऊपर यकीनन बननी चाहिए एक जुडिशल कमीशन, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी, और अगर ये इल्जामात सही हैं और जो कि बजाय सही लगते हैं, द फेस ऑफ इट, बाज़ी नजर में ये इल्जामात बिल्कुल उनकी बात, उनकी सारी गुफ्तगू सही लगती है, और अगर ये जिस तरह वो इनकार कर रहे हैं फरोग नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब, वो तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का रिकॉर्ड जो है वो गवाही देगा कि उस दिन ये वहां मौजूद थे कि नहीं थे, उनको बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें रिकॉर्ड में कोई टेम्परेट कर लें, उसको हज़फ कर दें, उनको इधर उधर कर दें, जिसके वो माहिर है PTI वाले, लेकिन अदरवाइज ये है कि रिकॉर्ड जो है वो खुद गवाही देगा। और अगर जुडिशल कमीशन, जुडिशल इंक्वायरी इनकी हो और ये साबित हो जाए तो फिर यह है कि उनको इस तरह की सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा किसी को कानून शिकनी और आइन शिकनी की जरूरत ना हो। देखिए अगर अमीर साहब अगर ये सूरत हाल किसी महजब मुल्क में होती तो अब तक यह है कि वजीर आजम को यानी मुस्ताफी होना पड़ता, यह कि या खुद वो ये है कि मुस्ताफी हो जाते या कौम जो है उनको प्रेशराइज करके उनको मजबूर कर देती इस्तीफा देने पे, और ये बाकी उनके साथी जो है यकीन है कि वो जो किसी महजब मुआशरे में होते तो अपने ओहदों से बरतरफ किए जाते। देखिए लेकिन ये है कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क की ये तजुर्बागाह बना हुआ है जिसमें यह कि इस तरह की कानून शिकनी और आइन शिकनी और तौहीन अदालत के इस तरह के यानी केसेस सामने आते हैं, और लेकिन यह है कि मुल्ज़िम जो है
उनको जरा भी ये है कि ना उनका ज़मीर जो है उनको मुलामत करता है, ना ये है कि वो मुस्ताफी होने का कुछ सोचते हैं। ठीक बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका निसार चीमा साहब, बहुत आपने इस बात की वजाहत कर दी। ये मुल्क की तारीख का एक बहुत टर्निंग पॉइंट है मैं समझता हूँ, और इससे मेरा ख्याल में आने वाले दिनों में बहुत से फैसले जो हैं उनका इंहिसार। मीर साहब, आप क्या देखते हैं कि खासतौर पर मरियम नवाज को अगर लें, मरियम नवाज पर जो दहशत गर्दी का मुकदमा है, ये क्यों हुकूमत उस पर दर्ज करवाना चाहती थी? अच्छा, बैठ के गढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि शहजादे हैं हम, शहजादे। शहजादा जो है मिसाल देते हैं मोहम्मद बिन सलमान की कि वो जो चाहता है कर लेता है, और फिर फंसता भी है ना जी। दुनिया बदल गई है, फंसता भी है, लेकिन ये है कि वो शहजादा है, आप शहजादे नहीं है। लाडले होंगे, शहजादे नहीं है। फलसफी होंगे, वो भी अफलातून के जमाने में शायद हो सकता था कि फलसफियों की सब में कहीं पीछे आप कितारों में बैठ जाए और हुक्मरानी मिल जाए, लेकिन आप ना फलसफी हैं, ना शहजादे हैं, ना कोई ऐसे शख्स हैं जिन पर एतबार किया जाए। और जमहूरियत की दुनिया में आप जमहूरियत तबाह करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल में अब मीर साहब दो चीजें हैं, एक है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग लफ्ज है, और दूसरी जानिब मैं इसी के साथ अटैच करना चाहता हूँ कि एक तो क्या ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़मरे में आता है, यानी कि वो हो रही है, और दूसरा ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अगर हो रही है तो उनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हुए इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? असल बात तो यही ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, और इसके लिए इदारों को कहा जा रहा है कि इदारों को इस्तेमाल करें। वो कहते हैं जी हम अदारे कहते हैं हम इस्तेमाल होने को तैयार नहीं है। एक दो अदारे ऐसे थे जो बराह रास्त हुकूमत के तहत थे, इनका ख्याल था कि इसको हम नैब बना के रख देंगे, जिसको चाहेंगे कहेंगे पकड़ लो, जिसको चाहेंगे कहेंगे रगड़ दो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। एक बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, उन्होंने अपनी शोहरत कमाई। सजाद मीर साहब, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आबिद साकी साहब, जो कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, कानूनदान भी हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। आबिद साकी साहब, मीर साहब जी, आबिद साकी साहब कैसे हैं जनाब? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ये क्या हो रहा है जनाब? ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर साजिशें हो रही हैं कि फलां के खिलाफ मुकदमा कायम करो, फलां को दहशतगर्दी का मुकदमा बनाओ, फलां के खिलाफ ये करो। अब अदालतें भी लगता है कि कलबट बदल रही हैं, वो कह रही हैं कि जो लोग गलत किस्म की भर्तियां हुई हैं उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लेकर आओ। ये सारा क्या हो रहा है? क्या कुछ तब्दीली देख रहे हैं आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए ये पैटर्न है हमारे यहाँ मुसलसल। हमारा जो तरीकाकार है हुक्मरानी का, वो हमेशा से एक नौआबादियाती और कॉलोनियल स्टाइल में रहा है। यहाँ के हुक्मरान जो हैं वो ये समझते हैं कि बाकी तमाम लोग रियाया है, वो शहरी नहीं है। उनके यहाँ कोई ऐसा हमारा रियासत का कोई मुआहदा नहीं है कि हमारी जान माल इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ रियासत में करना है, और हम उसके शहरी हैं। एक आइन है जो एक इमरानी मुआहदे की सूरत में रियासत और उसके शहरियों के दरमियान मामलात का तयन करता है, और ये बताता है कि अगर ऐसा कोई हुआ तो उसका कुछ जुर्म हुआ, कोई गलत हुआ, कुछ तो उसका तरीक़ाकार है, ड्यू प्रोसेस है, उसके मुताबिक सारी चीजें होंगी। लेकिन यहाँ हमारे यानी दिहाइयों से ये रिवायत चल रही है कि हुक्मरान अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाते हैं और उसको एहतसाब का नाम देते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी का जो एक तस्वर बनाया गया है, तो इसको मुसलसल दिहाइयों से इस्तेमाल किया गया है। यानी इस नैरेटिव की बुनियाद पर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है इसको जस्टिफाई करने की कोशिशें हो रही। तो ये मेरा ख्याल है ये तर्ज हुक्मरानी हमारे नौआबादियाती रियासती ढांचे और हमारे अपने मुआशरे के अंदर भी नौआबादियाती जो रस्म रिवाज और हमारा जो कौमी जो हमारी एक जनती है, उसमें हम बस गुलामों की तरह जिंदा रह रहे हैं, और हमें गुलाम भी समझा जाता है। और हकीकत ये है, बाकी सब जो है वो कहानी और दिखावे की और गुफ्तगू की बातें हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने जी, बहुत दुरुस्त बातें की आपने। ये तब्दीली की बात है, इनकलाब तो मैं नहीं कहता, वो तो बड़ी चीज होती है, लेकिन लगता है कि हमारे यहाँ कुछ तब्दीलियां आनी मुतवक्को हैं, और वो शायद ऐसा ऐसा आ रही हैं। हो सकता है कि माशरे में कुछ तब्दीली आए, या हो सकता है हम फिर उसी साम्राज्य निज़ाम के तहत आगे बढ़ते रहें।
और खुशियां मनाते रहें कि कभी हमने कुछ अच्छी बात की थी, अहम बात की थी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं जबकि हमारे साथ आबिद साबिक साहब मौजूद है। मीर साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से जब लौट कर आते हैं तो वो गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। ये बिल्कुल आखिरी यानी कि टाइम चल रहा है सजने के लिए, बिल्कुल सजा पड़ा, बल्कि इस तरह से कहूँ कि कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। शाहिद का खान अब्बासी भी वहां पर पहुंचे और बड़ी बातें उन्होंने की हैं, यानी कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को खासतौर पर आड़े हाथों लिया है, जहां पर उन्होंने पानी के मसले को बड़ा उजागर किया। जबकि मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि अगर तो हमारा नुमाइंदा यहाँ से जीत जाता है, यानी कि अमजद इकबाल अफरीदी साहब जीत जाते हैं, तो बल्दिया के हर घर में पानी हम पहुँचाएंगे। कैसे आप देख रहे हैं? इसी पर बल्कि गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सहाफ़ी फर्रुख शहबाज वड़ाई साहब। मीर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। फर्रुख शहबाज मेरा ख्याल में यहाँ से जाके 4-5 दिन वहाँ रहे हैं हल्के में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मैंने इनको किसी जगह सुना भी है, खासी डिटेल जानते हैं उस बारे में, इसलिए उनसे पहले बात करता हूँ, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी फर्रुख शहबाज जी। मीर साहब, यहाँ पे ये जो हल्का है ये बड़ी अहमियत का हामिल हो चुका है, खास तौर पे एक तो ये कि फैसल वावड़ा जो इस टाइम फेडरल मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने ये नशिस्त उनकी वजह से ये खाली हुई है, और यहाँ पे मुस्तफा कमाल जो खुद एक पार्टी के सरबराह हैं, उसके अलावा साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, और पीटीआई के ये कदरे नए आदमी हैं लेकिन पीटीआई में पुराने हैं, अमजद इकबाल अफरीदी। ये 3 मेन आप प्रोमिनेंट उम्मीदवार कह सकते हैं। वैसे यहाँ पर एमकेएम और पीपल्स पार्टी और इसी तरह आजाद भी कुछ उम्मीदवार मौजूद हैं। ये जो हल्का है ये आप कराची में यूं कह लीजिए कि बड़ा डाइवर्सिफाई है, इसमें आपको हर उर्दू स्पीकिंग भी, आपको पठान भी, आपको पंजाबी भी मिलते हैं, और इस हल्के में ये बल्दिया सैदाबाद की सारा आता है, और यहाँ पे खास तौर पे जी बल्दिया खास तौर पे मुस्लिम लीग नून के लिए कराची का ये वाहिद हल्का होगा जो आसान है कदरे, क्योंकि आखिरी इलेक्शन जो है यहाँ से ओपोजिशन लीडर और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने फैसल वावड़ा के साथ उनका मुकाबला हुआ था, और ये चंद 100 वोटों से वो इलेक्शन हारे थे। 650 तकरीबन इतना मार्जिन बनता था। तो अब ये बुनियादी तौर पे तो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का मुकाबला है, लेकिन एक फैक्टर जो बड़ा अहम है वो ये है कि तीसरे नंबर पे तहरीके लब्बैक आई थी। अब वो इन दिनों मुश्किलात का शिकार है, और उन्होंने उस वक्त 23,000 वोट लिए थे, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार ने तकरीबन 35,000 वोट लिए थे। इसलिए उनका एक खामोश वोटर बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन नया फिनोमेना ये है कि मुस्तफा कमाल इस हल्के में दिन रात एक कर रहे हैं। अगर कैंपेन के हवाले से आप देखें तो सबसे अच्छी कैंपेन मुस्तफा कमाल कर रहे हैं, और बाकी गहमा गहमी तीनों कैंपों में है। पीटीआई के कैंपों में भी गहमा गहमी है, मुस्लिम लीग नून के भी, और कॉर्नर मीटिंग और इस कोविड के हालात के बावजूद सब कुछ वहां पर हो रहा है। लेकिन इस हल्के का बुनियादी और बड़ा मसला पानी का है। हम हल्के में जहाँ पे भी गए वहां पे वोटर्स एक ही बात करते थे कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग मुंतखब होते आए हैं। 1997 में यहाँ से इमरान खान जो आज के वजीर आजम है, उन्होंने भी जोर आजमाई की थी इस हल्के से। तो यहाँ पर पानी का बड़ा मसला है। इजाज शफी ट्रेडिशनली जीते रहे हैं जी बिल्कुल, और मुस्लिम लीग के हैं ट्रेडिशनली मरहूम जीतते रहे हैं इस इलाके में से जी बिल्कुल। और ये यहाँ से अभी जो अमजद इकबाल अफरीदी हैं जो हुकूमती उम्मीदवार हैं पीटीआई के, उनको टिकट तो मिल गया है, लेकिन नीचे ग्रुपिंग है। नीचे जो सिटिंग एमपी हैं उन्होंने ही उनके खिलाफ बयान दिए हुए हैं काफी, और अभी भी काफी जो नीचे लोग हैं उनसे नाखुश नजर आते हैं। इसी तरह जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जेयूआई और एएनपी वाले, हालांकि एएनपी पीडीएम में अब नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद इस हल्के में एएनपी के जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने उनके जलसे भी अरेंज करवाए हैं, उनको सपोर्ट भी किया है। इसी तरह मौलाना उमर सादिक जो यहाँ पर उम्मीदवार थे जेयूआई फे के, उन्होंने भी उनके हक में दस्तरदार हुए, जिसका फायदा यकीनी तौर पर नून लीग के जो उम्मीदवार है मिफ्ता इस्माइल उनको हो रहा है। और अब कल इलेक्शन है, ऐसा लगता है कि बज़ाहिर तो मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई में है, शायद मुस्तफा कमाल कुछ ऐसा कर जाएं, लेकिन बहरहाल पोलिंग डे के ऊपर यह है कि लोगों को बाहर निकालना, कोविड भी है, रोजे भी हैं, इन सब में कितने लोग वोटर्स बाहर आएंगे, किस तरह से दिलचस्पी का मुजाहरा करेंगे, इस सब के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। गहमा गहमी अपनी जगह और वोटिंग डे जरा मामला मुख्तलिफ होता है। जी ठीक बात है, बहुत बहुत दुरुस्त जी। आपने बहुत इस इलाके का क्योंकि दौरा भी किया, विजिट किया, इसको पहचाना, देखा और उस हवाले से अपनी तजिया पेश किया। बिल्कुल दुरुस्त तजिया है।
मैं जितना कराची को जानता हूँ, इतने साल कराची में रहा हूँ, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी गली गली से वाकिफ हूँ और मुझे अंदाजा है कि कौन कौन लोग जहाँ एजाजुल हक के साथ एक बार मैंने टूर किया था, जाज शफी यहाँ एक्टिव रहे थे, मुस्लिम लीग खासी एक्टिव रही है। अल्लाह करे कि कोई अच्छा नतीजा इस इलाके में से निकलेगी। अच्छा सजाद मीर साहब, आप क्या देखते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल, जैसे कि फ़रूक शहबाज ने भी बताया कि मुस्तफ़ा कमाल है वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, यानी कि वो भी टफ टाइम दें या कि कोई अपसेट भी हो सकता है, तो आप क्या देखते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहिब को खुद ही क्यों रिस्क ले लिया उन्होंने इस हल्के में इलेक्शन लड़ने के लिए? क्या वो पार्लियामेंट में जाना चाह रहे थे या क्या वजह? नहीं, उन्होंने रिस्क कोई नहीं लिया। उनका ख्याल था कि मुझे किसी न किसी तरह अपनी मौजूदगी का वजूद जो है वो साबित करना है, और उससे बेहतर तरीका ये है कि ये हल्का इंतखाब है, इसमें काम किया जाए और वो उसमें कूद पड़े और नतीजा कुछ भी निकल सकता है। जाहिर है कि वो एक्टिव कराची आइट थे और एक्टिव कराची आइट होने की हैसियत से उनकी एक हैसियत भी है, और हल्का जो है पुराना ट्रेडिशनली जो है ये मुस्लिम लीग वालों का है, और तहरीक इंसाफ तो अब नई आई है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनका होल्ड कहाँ है, कैसे है, कब बना, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके मुकाबले। अच्छा, जैसे कि आपने एजाज साहब का नाम लिया, शफी साहब भी वहां से इलेक्शन जीते हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उससे पहले कादर पटेल जहां पर रहे हैं 2008 में, तो उसके बाद अब फिर से नून लीग बड़ी पुरुमीद भी है और लग भी रहा है ऐसे जाहिरी तौर पर, मगर कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। अगर मुस्लिम लीग नून वहां से विन कर जाती है तो क्या पैगाम जाता है हुकूमत के लिए? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सूबाई हुकूमत के लिए भी, वफाकी हुकूमत के लिए भी, और इसके नताइज यकीनी तौर पर मुल्क की सियासत पर बहुत अहम पड़ेंगे। और मेरे ख्याल में मैं अगर सियासत में जोड़ तोड़ को महसूस करूं तो मैं यही चाहूंगा कि मुस्लिम लीग नून को यहाँ से जीत जाना चाहिए, ताकि एक अच्छा एक नया कॉम्बिनेशन जो है वो इवाल्व करे यहाँ इलाके से। सही। क्लोजिंग रिमार्क्स मीर साहब? बस क्लोजिंग रिमार्क्स ये जी कि मुल्क के हालात जो हैं जिस तेजी के साथ बदल रहे हैं और जिस बहुत कुछ सामने आ रहा है, सही, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। हम भी नजर रखे हुए, आप भी नजर रखें। सही है, बहुत शुक्रिया जी मीर साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।